अपने अपने जो भी गुरु जिनसे हमने किसी प्रकार का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त की है, गुरु की वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ता है या जो उच्च स्तर तक पहुंचता है, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई न कोई विशेष प्रकार का एक योग होता है, जिसको ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं राजयोग। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में किसी न किसी प्रकार का राजयोग होता है। दो राजयोग के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इन राजयोगों की वजह से यह व्यक्ति इतने उच्च पद तक पहुंच पाए। कुछ लोग राजयोग को केवल ऐसा मानते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में सफल होता है तो वह भी राजयोग है। राजयोग का मतलब होता है अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, इन सब की प्राप्ति, चाहे वो सरकार से जुड़ के हो या बिजनेस के तौर पर हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन राजयोग वो ही माना जाता है जो व्यक्ति को हर प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करे, अपना जो उच्च पद है उस तक वो पहुंचे। आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। अब आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं जो जी दिख रहा। हाँ ठीक। आज हम बात करते हैं नीच भंग राजयोग। एक हमने पहले समझा विपरीत राजयोग और दूसरा हम देख रहे हैं नीच भंग राजयोग। देखिए ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और वर्तमान में तो ये जो योग है ना, ये बहुत अच्छा फलित हो रहा है। आप बहुत सारी कुंडलियां देखते होंगे, मैं भी बहुत सारी देखता हूँ। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, आजकल जो जिस व्यक्ति के उच्च के ग्रह अधिक होते हैं वो उतना सफल नहीं होता है जितना नीच भंग राजयोग वाला होता है। और इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति के उच्च के ग्रह ज्यादा होंगे उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, विचारधारा है, वो कैसी होगी? उदारवादी, यानी दूसरे का अपना भी भला हो और साथ में दूसरे का भला करे। नीच भंग जो राजयोग है आजकल के वर्तमान कलयुग में काफी इंपॉर्टेंट है। नीच भंग राजयोग एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। और इस योग को कुंडली में कैसे देखें, तो इसके कुछ नियम ये मैंने लिखे हैं। नियम नंबर 1 कि नीच भंग राजयोग बनने के लिए नीच ग्रह की राशि का स्वामी या नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा या लगन, इनमें से केंद्र में होना चाहिए। इसी नियम से यदि हम देखें तो किसी व्यक्ति के मकर राशि के गुरु हैं। अब मकर राशि के गुरु नीच राशि के गुरु, अब उनका नीच भंग कब होगा? इसके लिए दो स्थिति है। एक तो मकर के स्वामी या मकर की उच्च राशि के स्वामी। तो मकर के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। और मकर की उच्च राशि के स्वामी, मकर जो राशि है मंगल, उच्च राशि में आती है, तो उच्च राशि के स्वामी हुए मंगल। तो यानी मंगल या शनि, इनमें से कोई भी एक लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में होने चाहिए। तो उस ग्रह का क्या होता है? नीच भंग हो जाता है और उसको माना जाता है नीच भंग राजयोग। तो नियम नंबर 1 समझ में आया? इसमें ग्रह की राशि का स्वामी या नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी या तो चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो तो उस ग्रह का नीच भंग होता है और वो कहलाता है नीच भंग राजयोग। यानी वो ग्रह फिर शुभ हो जाता है, पर वो अशुभ प्रभाव, नीच का प्रभाव नहीं देता है, वो शुभ का प्रभाव देता है, यानी बल उसमें फिर डबल हो जाता है। नियम नंबर 2 देखिए फिर, अगर किसी कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में है और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह
चंद्रमा या लगन से केंद्र में है तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। वो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया, वही रिपीट होगी दोबारा कि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपने नीच राशि में है, जैसे हमने देखा अभी मकर राशि में गुरु और मकर राशि में जो उच्च होते हैं वो मंगल है, तो मंगल यदि लग्न से केंद्र में है या चंद्रमा से केंद्र में है तो नीच भंग उस ग्रह का हो जाता है। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं। किसी भी कुंडली में नीच ग्रह वक्री है तो भी नीच भंग राजयोग बनाता है। किसी भी कुंडली में नीच का जो ग्रह है वो नीच का है लेकिन साथ में वक्री भी है, तो उसका जो नीच योग है वो भंग हो जाता है और वो नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। चलिए एक और नियम, यदि कोई ग्रह नीच ग्रह के साथ चौरासी या उच्च का होगा स्थित हो तो नीच भंग राजयोग होता है। यानी कोई भी ग्रह नीच का हो और उस ग्रह के साथ उस ग्रह का स्वामी मौजूद हो, जैसे मान लो किसी के कर्क राशि में मंगल है, ठीक है, और कर्क राशि में चंद्रमा और मंगल दोनों है, तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है, यानी और फिर वो बन जाता है नीच भंग राजयोग। इसी तरह से बृहस्पति शनि, यानी मकर राशि में बृहस्पति शनि दोनों स्थित हैं, तब भी बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से बृहस्पति के साथ यदि मंगल स्थित है तब भी बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से यदि हम देखें तो कन्या राशि में शुक्र और बुध, यदि दोनों ही ग्रह कन्या राशि में है, दोनों ही ग्रह कन्या राशि में है, तो इससे क्या होगा, तो शुक्र कन्या राशि में नीच के और बुध कन्या राशि में उच्च के, तो इस तरह से क्या हुआ, नीच भंग राजयोग। इसी तरह से यदि हम देखें तो बुध और शुक्र, इनको आप बैठा दीजिए मीन राशि में। अब मीन राशि में बुध और शुक्र बैठने से क्या हुआ, तो बुध तो वहां पे हो गए नीच के और शुक्र हो गए उच्च के, तो क्या हुआ, नीच भंग हो गया बुध का, तो ये नीच भंग की श्रेणी में आ गया। तो इस तरह से ये जो नियम है इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रह नीच का ग्रह उसके साथ स्वराशि का या उच्च का ग्रह स्थित हो तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग केंद्रीय त्रिकोण में हो तो अधिक बरी होता है, यानी नीच भंग जो राजयोग होता है वो मुख्य रूप से तो केंद्र से ही बनता है, मुख्य रूप से तो वो केंद्र से ही बनता है, यानी केंद्र में हो नीच भंग। यदि कोई ग्रह मान लो 6th 8th या 12th में है और वहां जाकर के उस ग्रह का नीच भंग हो रहा है तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी नीच का ग्रह 6ठे 8वें 12वें में 3 6 8 12 में यदि नीच का ग्रह बैठेगा तो वो शुभ है, वैसे ऑलरेडी शुभ है, वो उसका नीच भंग नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी 3 6 8 और 12 उस जगह नीच भंग होगा तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं, तो उसका वो तो अच्छा फल तब देगा जब उसका नीच भंग नहीं होगा। नीच भंग हो रहा है तो फिर वो अच्छा फल नहीं देगा। ये या तो केंद्र में सबसे श्रेष्ठ जो अपना फल देते हैं वो तो केंद्र में देते हैं, यानी कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है केंद्र में बैठा हुआ है और फिर उसका नीच भंग भी हो रहा है तो फिर वो केंद्र और त्रिकोण, इनके बारे में शायद कभी आपने सुना होगा कि इनको बोलते हैं विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव, केंद्र त्रिकोण को। अब इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, कुछ विद्वानों में मतभेद है आपस में, विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव। कुछ विद्वान मानते हैं कि केंद्र विष्णु भाव है और त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी भाव है, और इनसे बहुत सारे योग भी बनते हैं। यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब किसी भाव में मिल जाते हैं 6 8 12 को छोड़ करके तो वो एक प्रकार का राजयोग की श्रेणी में माना जाता है, व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाता है, सफलता देता है। अब इसमें विरोधाभास कई बार ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग मानते हैं ट्राइन जो है यानी त्रिकोण वो विष्णु भाव है और जो
केंद्र है वो लक्ष्मी भाव है। इसके पीछे कारण फिर इसमें तर्क चलता है। तर्क क्या है कि जो केंद्र है उनमें राशि क्या आती है 1, 4, 7 और 10, यानी 1, 4, 7 और 10। यदि हम काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो इनमें राशि क्या आती है 1, 4, 7 और 10। तो यदि इनको हम देखें तो राशि 1 मंगल की राशि हुई, 4 चंद्रमा की राशि हुई, 7 शुक्र की राशि हुई और 10 शनि की राशि हुई। तो इसमें पुरुष राशि केवल एक है मेष, बाकी 3 स्त्री राशि है। तो कुछ विद्वानों का तर्क है कि ये तो विष्णु भाव हो ही नहीं सकता केंद्र, तो ये तो लक्ष्मी भाव है। फिर देखिए त्रिकोण को, देखिए त्रिकोण के बारे में। तो त्रिकोण में क्या आता है 1, 5, 9। यदि 1 को देखें तो स्वामी मंगल पुरुष, पंचम को देखें तो स्वामी कौन सूर्य पुरुष, 9 को देखें तो स्वामी कौन बृहस्पति पुरुष। तो उनका मानना है त्रिकोण जो है वो विष्णु भाव है और केंद्र है वो लक्ष्मी भाव है। तो कुछ आपस में जो विद्वान है उनमें कुछ विरोधाभास है। केंद्र जो है विष्णु भाव है और त्रिकोण लक्ष्मी भाव है, जबकि अन्य ये मानते हैं कि केंद्र लक्ष्मी भाव है और त्रिकोण विष्णु भाव है। और इनका जब मिलान होता है तो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। इनके ग्रह जब आपस में मिलते हैं, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे। हाँ, तो मैं राजयोग की बात कर रहा था कि नीच भंग जो राजयोग होता है वो केंद्रीय त्रिकोण में ही होता है। यदि हम देखना चाहें 6 बारे में तो 6 बारे में यह राजयोग नहीं बनता है। नीच भंग केंद्रीय त्रिकोण में ही होना चाहिए, यानी कोई ग्रह नीच का केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और फिर उसका नीच भंग हो। चलिए अगला नियम देख। गुरुजी जैसे ये बताएं कि जैसे कि चंद्रमा केंद्र में मतलब चौथे भाव में और नवम भाव में शनि, अगर दोनों नीच के हाँ सिंह लगन में होंगे, अगर सिंह लगन में आपका क्या है कि वृश्चिक राशि में होगा चंद्रमा हाँ और मेष राशि में हो गया आपका शनि। हाँ अब इन दोनों का नीच भंग तब होगा जब दोनों की जो राशि है वह स्वामी हुआ मंगल केंद्र में बैठा हो। हाँ तो मंगल अगर किसी का लगन में बैठा है और चंद्रमा और उसका शनि जो है दोनों नीच के हैं तो उसका नीच भंग हो गया। हाँ, दोनों का नीच भंग हो गया अगर और वो केंद्र त्रिकोण में बैठे भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो केंद्र त्रिकोण में बैठे और फिर मंगल लगन में बैठ गया तो वो केंद्र में बैठ गया। लेकिन फिर भी मित्र स्थान का तो हुआ नहीं, मंगल सूर्य की राशि में मित्र स्थान का तो मानेंगे। हाँ मित्र स्थान में, मित्र स्थान में है सूर्य उस स्थिति में, तो दोनों का ही नीच भंग हो रहा है। यानी दोनों भाव के शुभ फल की प्राप्ति होगी, दोनों से वो उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, तो दोनों का ही नीच भंग हो रहा है इसमें। क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति के बारे में देखा है हाँ उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया है और अब तो उम्र उनकी करीब 84 साल की है। हाँ अब तो उनकी उम्र 84 साल की है। तो मैंने वो कुंडली आई किसी वजह से जो हॉस्पिटलाइज थे तो वो मेरे पास कुंडली एक आई तो मैंने देखा जिस तरह नीच भंग अच्छा ही राजयोग होता है। हाँ हाँ, तो ये मतलब ये राजयोग का नियम है उसके ऊपर लागू हुआ है। जी जी हाँ चलिए और आगे देखते हैं। नियम नंबर 6, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में नीच का है किंतु वह ग्रह नवांश कुंडली में उच्च का है तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो इसका मतलब हमें नवांश चार्ट भी देखना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, केवल लग्न को ही देखते हैं और कोई चार्ट देखते नहीं है, जबकि वैदिक ज्योतिष से यदि हम ज्योतिष कर रहे हैं तो हमें चार्टों को देखना बिल्कुल मस्ट कंपलसरी है। भाई सबके जो चार्ट हैं वो अलग अलग चार्ट है सबके, तो उन सब चार्टों को नहीं देखेंगे तो पूरा विश्लेषण नहीं हो पाएगा। और जिसमें नवांश जो चार्ट है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, तो नवांश चार्ट को तो कम से कम देखना ही चाहिए। तो इसमें नियम यह है कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में तो नीच का है किंतु नवांश कुंडली में उच्च का है तो वो नीच भंग हो जाता है उस ग्रह। तो इस तरह से ये जो नीच भंग के नियम है, वैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं
बहुत सारी ऐसी कुंडली है कि जिनमें लागू हुआ है बिल्कुल, और उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया है। पंडित जी, हाँ जी, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए। एक वृषभ लगन की कुंडली है हाँ और सप्तम भाव में चंद्रमा नीच का है, हाँ और वृषभ लग्न में वो उच्च का हो जाता है चंद्रमा, हाँ। तो उसका नीच भंग हो गया ना? नहीं, नीच भंग कैसे होगा उसका? क्यों सप्तम भाव में नहीं चंद्रमा नहीं, नीच? नीच देखो, नियम आप समझो, नियम क्या बता रहा हूं मैं। नियम यह है, वो सप्तम भाव में है, किस राशि का है? वृश्चिक राशि का, ठीक हाँ है। वृश्चिक, हाँ जी। अब वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल। अब मंगल यदि केंद्र में है लगन से या चंद्रमा से, तो हाँ नीच भंग होगा। केंद्र में है, मंगल केंद्र में है, किस भाव मगर में चतुर्थ भाव में, है? चतुर्थ भाव में। हाँ, सेवेंथ भाव में। तो सेवेंथ भाव में चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ हैं। नहीं, सेवंथ भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र केतु है। हाँ फोर्थ कह रही, फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में। फोर्थ में, तो हाँ क्या वो नीचवा हो गया? लगन से अगर उसको लगन की दृष्टि पड़ गई ना वृषभ हाँ, राशि बिल्कुल के, बिल्कुल पड़ गई। तो ऐसा व्यक्ति अधिक पैसा कमाता है, बिल्कुल राजयोग हो गया ना? नीच भंग राजयोग हो गया वो। हाँ वही मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल नीच भंग राजयोग है ये। ये मेरे दामाद की है कुंडली। हाँ बिल्कुल नीच भंग राजयोग बन रहा है इसमें। वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल नीच थैंक भंग यू, राजयोग। थैंक यू। तो ये एक्टिवेट हुआ, आपने माना, हाँ बिल्कुल नियम लागू हो रहा है कुंडली के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने ये जो क्लास में हम कोई चीज सीखते हैं, तो अपने चार्ट पे लगा के चेक करें उनको। अपने पास जो भी चार्ट आते हैं, या अपने खुद के हैं, अपने कोई रिलेटिव के हैं, या कोई भी जो चार्ट हैं, उनके ऊपर हम लगा के चेक करें, और फिर उसमें देखें कि ये अगर नियम लागू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। कोई ना कोई इसका ठोस कारण होगा। कारण तो हर चीज के पीछे होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखिए ये जो चर्चित व्यक्ति है ना, फेमस, प्रसिद्ध, इनकी कुंडली में कोई ना कोई राजयोग निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब ये नहीं है सबकी में विपरीत राजयोगी मिले, या नीच भंग राजयोगी मिले, या गजकेसरी राजयोगी मिले, या पंच महापुरुष योगी मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई ना कोई राजयोग उनकी कुंडली में निश्चित रूप से मिलेगा, तभी जाके वो इतने उच्च स्थिति तक पहुंचता है। चलिए, और अगला नियम देखते हैं। तो नीच भंग जो राजयोग है, इससे व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें सफलता मिलती है, और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब हालांकि मैंने तो वो लिखा तो ये था अष्टक वर्ग के विषय में, और हम देखेंगे, लेकिन अब वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग तो इतना बड़ा टॉपिक है कि लगभग 1 महीने क्लास चल सकती है अष्टक वर्ग के ऊपर। तो उनको किस तरह से अष्टक वर्ग को हम लगाएं, और अष्टक वर्ग से हम बहुत सारी चीजें, यानी अपने जीवन के पूरे जीवन के बारे में देख सकते हैं कि हमारा जो प्रथम चरण है जीवन का वो कैसा रहेगा, मध्यम में हमारा कैसा रहेगा, उत्तरार्ध में कैसा रहेगा, ये हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे दशांतर दशा देखते हैं, ऐसे ही गोचर को भी उसमें एक्टिवेट करके हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे नियम है। चलो किसी अन्य क्लास में हम उस विषय में थोड़ा बहुत समझेंगे। डिटेल में तो बता रहा हूँ मैं, समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो काफी लंबा है। अष्टक वर्ग बहुत लंबा टॉपिक है वैदिक ज्योतिष का, और कई लोग तो ऐसा है केवल अष्टक वर्ग से ही वो पूरा फलित कर देते हैं कुंडली का, और वो फलित भी अक्सर सही होता है। तो योग भी हमको आज की जो क्लास है वो उसके बारे में हमने 2 प्रमुख योगों के बारे में जाना, और हमने ये भी देखा प्रैक्टिकल में भी आपने बताया, और सरोज अग्रवाल जी ने बताया भाई ये जो योग है हमारे पास जो 60 है उनके ऊपर एक्टिवेट हो रहे हैं। अपने यहाँ पे जब ये देखते हैं, बोलिए, आपकी आवाज बीच में रुक गई है, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब अपन को लगभग 1.5 घंटा हो गया, 21:58 यानी 10 बज गए। तो अब आज की क्लास को तो हम यहीं पर विराम देते हैं। और गुरु जी एक चीज पूछनी थी, आवाज आ रही है? बोलिए।
मैं कह रहा था कि जैसे आप अपने लोग वैदिक में देखते हैं कि अगर लग्नेश अगर 12th हाउस में हो जाए हाँ तो उसको कमजोर मानते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन मानते हैं। जातक वर्ग में अगर आप हाँ को देखें कि हाँ लग्नेश को हाँ अगर हाँ 32 पॉइंट मिले हों उसी हाँ कुंडली में, हाँ। तो क्या उस समय लग्नेश को कमजोर मानेंगे? नहीं, अगर अच्छे बिंदु मिल रहे हैं यानी अच्छी रेखा मिल रही है, 32 रेखा मिल रही है, तो अब इसमें बिंदु रेखा में अंतर ये है कि अपने यहाँ तो रेखा बोलते हैं, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में उनको बोलते हैं बिंदु, बाकी मतलब एक ही है दोनों का। तो 32 रेखा अगर मिल रही है उस भाव को और उस भाव में वो बैठा हुआ है तो शुभ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि वो जो मंगल है वो कौन सा ग्रह बुध है क्या? लगन में बैठा सूर्य है लेकिन लग्नेश है बुध, तो बुध जो बैठा हुआ है वो 12th हाउस में है। वो आगे मेरी बात समझ में। अब बुध का जो भिन्नाष्टक है उसमें और हमको देखना चाहिए, यानी ये तो हमने देखा सर्वाष्टक में, ठीक है, ये हमने देखा 32 बिंदु, ये तो देखा हमने सर्वाष्टक में। तो सर्वाष्टक में तो हमने देख लिया कि 32 बिंदु मिल रही है, लेकिन फिर हमने जो भिन्नाष्टक है बुध का उसमें भी देखनी चाहिए कि बुध के भिन्नाष्टक में जो बैठा हुआ है बुध, वो कितने बिंदु मिल रही है उसको। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के और फिर हम ये देख सकते हैं अगर दोनों में अच्छी बिंदु मिल रही है, यानी 6 बिंदु या 6 से ज्यादा बिंदु या रेखा जो भी, ये 6 रेखा या 6 से ज्यादा रेखा मिल रही है भिन्नाष्टक में और उसमें 32 मिल रही है तो बहुत अच्छा है, यानी वो कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। बुध के भिन्नाष्टक में, हेलो, हाँ जी, बुध को 6 मिले हुए है बुध के भिन्नाष्टक में, बुध जहाँ पे प्लेस्ड है 12th हाउस में वहां पे 6 पॉइंट है। हाँ, तो 6 पॉइंट है तो ये दोनों में बढ़िया है, यानी उस जगह बुध कमजोर नहीं है, यानी बुध बलवान तो है, लेकिन केवल एक चीज से हम सारा क्लियरेशन नहीं कर सकते। जैसे षडबल में 6 चीजें देखी जाती है, षडबल में 6 चीजें देखी जाती है और 6 चीजों से हम उसका निष्कर्ष देखते हैं कि ग्रह पूर्ण रूप से बली है या नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बात ये सही है, सर्वाष्टक वर्ग में भी अच्छी बिंदु है और भिन्नाष्टक वर्ग में भी अच्छी बिंदु है, यानी अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु में यदि ग्रह स्थित है तो वो कमजोर नहीं है। लेकिन द्वादश भाव में है, लग्नेश द्वादश भाव में है, तो वो जो स्थिति है वो तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि किसी भी भाव का द्वादश भाव उस भाव का शत्रु होता है, उस भाव का नष्ट करने वाला होता है, उस भाव को खत्म करने वाला होता है। तो कोई भी ग्रह अपने से 12वें में बैठ करके तो कभी 100% शुभ होता ही नहीं है। इस बात को अपन चाहे वैदिक में पढ़े, चाहे केपी में पढ़े, चाहे किसी में पढ़े, यदि हम किसी की शादी के बारे में देखें तो हमें मुख्य रूप से देखना पड़ेगा सिक्स्थ को देखो सबसे इम्पोर्टेंट, और बाद के भाव में सब। संतान को देखना है तो फोर्थ को देखो, फोर्थ में कोई समस्या नहीं है, फिफ्थ का 12th हाउस फोर्थ है। तो इस तरह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी हाँ, ये बात सही है कि अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक वर्ग में दोनों में अच्छे बिंदु में है, तो इसका मतलब जो बुध है वो अच्छी स्थिति में यानी वीक नहीं। जी, जब अपने लोग जब अष्टक वर्ग का क्लास करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, और डिस्कस करेंगे अपन अष्टक वर्ग की डिटेल में समझेंगे, और बहुत सारे नियम अष्टक वर्ग के, बहुत विस्तृत विषय है, कभी हम इसको बहुत अच्छी तरह डिटेल समझेंगे। पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है इसमें भी, जातक परिजात में भी, उधर से पाराशर होरा शास्त्र में भी, सब में। पंडित जी, हाँ जी, किसी जातक की कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठ जाता है तो क्या उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है? हाँ देखिए, हाँ छठे भाव में बैठने से बीमार भी रह सकती है। नहीं, सप्तम भाव का स्वामी हाँ समझ गया, मैं समझ गया, वो 12th हाउस में बैठती है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ उसको समझो, 12th हाउस में बैठ गया तो अपने भाव से 6th में हो गया वो। अच्छा, हाँ, अपने भाव से हो गया 6th में। हाँ, तो उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। हाँ, वो उसमें 6th हो गया ना, वो छठा भाव, सप्तम से छठा, और उसमें मंगल भी है, उच्च का मंगल हो गया फिर वो। हाँ, 12वें भाव में मंगल फिर उच्च का माना जाता है ना, मांगलिक हो गया वो जातक। उच्च का तो नहीं है, खैर 12वें भाव उच्च का नहीं मानते, 10वें मानते हैं उच्च का। अच्छा, हाँ, मगर उसकी पत्नी तो बीमार रहेगी। हाँ पत्नी तो वो फिर मंगली योग भी हो गया ना उसमें। हाँ, मांगलिक योग भी हो गया ना उसमें। हाँ ठीक है, ठीक है। लग्ने वैसे पाताले या मित्रे चाष्ट में कुछ है। हाँ, तो ये योग भी हो गया, और साथ में 7th का लॉर्ड 12th में भी गया, तो यानी पत्नी को
वो संभावना है, इसमें योग बन रहा है ऐसा। वो हमेशा बीमार रहती है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ चलता रहता है उसको। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये दोनों चीजें लागू होगी ना उसके ऊपर। हाँ, दोनों लागू हो गए, मांगलिक भी है ज्यादा और 7th का लॉर्ड अपने से 6 में गया, अच्छा अच्छा। तो 6th कौन सा, बीमारी का। अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, क्या बता रहा था हाँ कि हाँ किसी हाँ, भाव से भी, किसी भी भाव से 8वें भाव को जरूर देखो, अच्छा किसी भी भाव से 8वें भाव को जरूर देखो, क्योंकि वो उसका हानि का भाव है। 12th को जरूर देखो, क्योंकि वो उसका द्वादश भाव है। हाँ, को भी देखो, यानी जैसे हम लगन से देखते हैं 6-8-12 को, इसी तरह से यदि डीप एनालिसिस करना है तो प्रत्येक भाव को देखो। पहले भाव से 8वां 12वां कौन सा है, सेकंड हाउस से कौन सा है, थर्ड हाउस से कौन सा है, फोर्थ हाउस से, फिफ्थ से, सेवंथ से। भावात भावम नियम है, भावात भावम नियम। हाँ, ये मैंने पढ़ा था उसमें, यूट्यूब पे देखा था, भावत भाव। हाँ, तो भावात भावम में भी यही है कि कौन सा ग्रह किससे, जैसे एक षडाष्टक योग होता है, तो षडाष्टक योग है, ये काफी प्रॉब्लम्स देता है लाइफ में व्यक्ति को। यदि 2 ग्रह षडाष्टक में बैठ जाए तो वो प्रॉब्लम्स देते हैं दोनों। ठीक है पंडित जी, अब बाकी अगली क्लास में। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हाँ जी, बहुत सीखा हमने। हाँ, तो सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार पंडित।